एनसीएल के तीव्र ब्लास्टिंग से फिर गिरा एक मकान के छत का हिस्सा, कुछ लोगों को आई चोटें। एनसीएल की परियोजनाओं में हो रही तीव्र ब्लास्टिंग से मोरवा के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। आए दिन ब्लास्टिंग से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने की सूचना मिलती रहती है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह आंकड़ा मानसून के समय में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मोरवा क्षेत्र में जब बीच बाजार में ऐसी दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं तो खदान के मुहाने पर बसे लोगों का क्या हाल होगा। ताजा मामला मोरवा के पुराने बाजार स्थित कलाम टेलर्स का है, जहां शनिवार दोपहर ब्लास्टिंग के दौरान छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। बताया जाता है कि इस दौरान वहां दुकान के मालिक मोहम्मद अतहर समेत वहां कार्य कर रहे पुष्पेंद्र नामदेव, सरबजीत शर्मा एवं ग्राहक विनोद गुप्ता मौजूद थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं। इस घटना के बाद सरबजीत शर्मा ने इस बाबत मोरवा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस हादसे में दुकान के सामान समेत वहां पर रखी सिलाई मशीनों, कपड़ डीएचओ व अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घटना पर तीखी प्रक्रिया देते हुए मानवाधिकार एसोसिएशन एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी ने बताया कि एनसीएल इस मुद्दे पर संवेदनहीन हो चुका है। कई बार ब्लास्टिंग समेत अन्य मुद्दों को लेकर एनसीएल को बताया गया, परंतु न तो एनसीएल की तरफ से ब्लास्टिंग की तीव्रता कम हो रही है, न ही प्रबंधन ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान का आकलन कर उसका मुआवजा दे रहा है। इस प्रक्रिया से आक्रोशित सिंगरौली विस्थापन मंच के प्रदीप गुप्ता ने भी अपनी राय बताते हुए कहा कि एनसीएल प्रबंधन डीएमएस के नियम कानून को ताक पर रखकर तीव्र गति से ब्लास्टिंग कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों भी वार्ड क्रमांक 8 में ब्लास्टिंग के दौरान एक घर का हिस्सा गिर गया था, जिसमें एक 14 वर्षीय बच्ची चोटिल हुई थी। जानकारी अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान एनसीएल प्रबंधन द्वारा उसके घर की मरम्मत कराकर बच्ची का इलाज करने की बात कही थी, परंतु बीते दिनों एक जनसभा में उसके पिता ने सामने आकर यह स्पष्ट कर दिया कि एनसीएल प्रबंधन ने उसकी सहायता नहीं की। बार बार तीव्र ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान के कारण स्थानीय लोगों में एनसीएल के प्रति रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि मोरवा शहर में अधिकांश मकान दशकों पुराने हैं। यही आलम यहाँ के स्कूलों का है। यदि हादसे में किसी की जान जाती है तो ऐसी स्थिति में एनसीएल प्रबंधन उसकी भरपाई नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ मौजूद हूँ मोरवा बाजार में। बताना चाहूंगा कि विश्वसनीय सूत्रों से ये सूचना मिल रही है कि जून माह से नोटिस बांटने की प्रक्रिया एनसीएल द्वारा अपनाई जाएगी। उसके बाद खदान कितनी आगे बढ़ेगी, कितने लोगों को नोटिस बांटा जाएगा, कितनों को मुआवजा दिया जाएगा, किस रेट में दिया जाएगा, इसको लेकर के आगे बात होगी। फिलहाल परिस्थितियां ये बनी हैं कि मोरवा के लोग नोटिस से पहले ही दहशत के साए में। कारण है ब्लास्टिंग। शनिवार दोपहर की हुई एनसीएल की ब्लास्टिंग में मोरवा बाजार में स्थित एक दुकान पर का छज्जा गिर गया। परिस्थितियां ये रही कि लोगों को भी चोट आई। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर तरफ मलबा फैला हुआ है। ये दुकान जानी पहचानी है, हर कोई जानता है। मोरवा एक छोटा सा शहर था जिसमें हर लोग एक दूसरे से वाकिफ थे। कलाम टेलर नाम से प्रसिद्ध दुकान मोरवा का हर बाशिंदा जानता है। जिस समय यह हादसा हुआ कुछ लोगों को चोट भी आई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार यहाँ जो पूरी स्थिति है। सिलाई मशीन पे काम चल रही थी, यहाँ पे लोग थे, उन्हें भी चोट लगी। मलबा यहाँ गिरा, ऊपर से छज्जा टूट के गिरा, पीछे का शीशा गिरा और ये परिस्थितियाँ सुधरने का नाम नहीं ले रही। ना ही एनसीएल इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है, ना ही नुकसान की भरपाई करना चाहता है। क्या शुभ नाम है आपका? सर्वजीत शर्मा। सामने आके क्या घटना हुई थी आज? घटना है कि हाई ब्लास्टिंग था इन लोगों का, भारी भरकम ब्लास्टिंग। उसमें जो है काफी 3 लोगों को चोटें भी लगी हैं और कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। आप कहाँ पे थे उस समय, क्या काम? यहीं पर थे, यहाँ मेरा शॉप है, यहीं पर थे हम। आपको कहाँ लगा? ठुंगने में लगा। आपको ठुंगने में? और किसको कहाँ चोट आई? एक डीएन गुप्ता थे कस्टमर, वो अपना कपड़ा लेने आए थे, उनके सिर में, विनोद जी, उनको सिर में लगा। सिर पे लगा। क्या शुभ नाम है आपका? मैं मोहम्मद अतहर नाम है। दुकान आपकी पिताजी के नाम से? हाँ, पिताजी के नाम से चला हम रहे हैं, लेकिन वे
दोपहर के समय थी, जब ब्लास्टिंग हुई उसी समय हिला तो भबड़ा के एक तरफ से गिरना स्टार्ट हुआ तो आदमी लोग भागे। यहाँ विनोद भाई थे DN गुप्ता के लड़के, सर हुए तो उनको पीठ पे और हल्का सर पे लगा है। कस्टमर थे हमारे, कपड़ा लेने आए थे, उसी समय सब हुआ, अफरा तफरी मच गई सब। अब क्या कहें, मशीन टूटी हैं, सब कपड़े पे गिरे हैं सब। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब क्या बोले, मशीन है 2 है तो कुल मिला के 50-70 हज़ार का नुकसान हुई। थाने में इसको लेकर के आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? हाँ कराएंगे। ये घटना आज की है, शनिवार की दोपहर की। ये जब ब्लास्टिंग हुई थी तब, अब 2 बजे के आसपास है, 2 के 3 के बीच में क्या जो है टाइम तो देखे नहीं था, हम लोग काम कर रहे थे। ब्लास्टिंग हुई उस समय है बस वही। मतलब ब्लास्टिंग से ये दुकान का छज्जा गिर गया, काफी नुकसान हुआ है। आप भी यहाँ उस समय मौजूद थे क्या? नहीं थे। आप नहीं थे? हमारे आप थे? आइए इधर। क्या शुभ नाम है आपका? पुष्पेंद्र नाम था। क्या आपको कहाँ कोई लगा चोट? काम कर रहे थे, उसी समय ब्लास्टिंग हुआ, ऊपर से छज्जा गिरा तो हम तुरंत पीछे भागे हैं, पीछे साइड में, और काफी पीठ में पीछे चोट कुछ लगा है। पीठ पे लगा है। पीठ पे लगा है। मैं बताना चाहूँगा कि कई लोगों द्वारा मोरवा थाने में इस प्रकार मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, परंतु उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बीते समय में भी वार्ड क्रमांक 8 में एक मकान गिरा था जिसमें एक बच्ची को चोट भी आई थी। कहा जा रहा था कि कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अंचल प्रबंधन ने इसका पूरा इलाज के साथ मकान बनवाने की व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा था, परंतु जिस प्रकार बीते दिनों जो एक मंच से आह्वान किया गया, उसके पिता को सामने लाया गया और उसने बताया साहब कि हमें अंचल की तरफ से कहीं भी कोई प्रकार की सहायता नहीं मिली है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ जन है यहाँ पर। अमित तिवारी जी, जिनके द्वारा बीते समय में आह्वान करके इस पूरे मुद्दे पे अपनी राय रखी गई थी। एक जनसभा भी आयोजित की गई थी जिसमें काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। कैसे देखते हैं इसको, पूरा जो घटनाक्रम है? आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। आज की ब्लास्टिंग तो बहुत ही तीव्र थी। मतलब मेरे ऑफिस में कुछ लोग बैठे थे, वो निकल के बाहर आ गए थे, उन्हें लगा कि भूकंप आया है। इस तरह की ब्लास्टिंग थी। और NCL अगर हमें विस्थापित कर रहा है तो उसके पहले हमारा जान देने का अधिकार तो उनको नहीं है ना। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घटना है पुराने बाजार में घटी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से 500 मीटर दूर या 600 मीटर दूर जो खदान के मुहाने पे बसे लोग हैं, उनका क्या हाल होता होगा, उनकी क्या पीड़ा होगी, ये समझना पड़ेगा। और स्थिति ये है कि NCL समझने को तैयार नहीं है। हम लोग बार बार FIR करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनको पत्र लिखते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। ब्लास्टिंग के लिए कई सालों से ये आंदोलन चल रहा है, बट NCL के कान पे जू नहीं रेंगता है। ब्लास्टिंग के मुद्दे को लेकर कई विस्थापन मंच ने एक मत राय दिखाई थी। अभी हमारे पास सिंगरौली विस्थापन मंच से प्रदीप गुप्ता जी हैं। प्रदीप जी, मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। क्या ये पूरी घटनाक्रम को या ब्लास्टिंग के मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, हमारे सिंगरौली विस्थापन मंच की तरफ से पिछले साल भी एक लगातार अभियान चलाया गया था। जब बारिश के मौके पर वार्ड नंबर 7 में कुछ मकान ढह गए थे और गिरे हुए थे, तभी से हम लोगों ने अभियान चलाया, लोगों से अपील की कि आप लोग जाएं और थाने में ब्लास्टिंग के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति घर से निकले और FIR कराए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि NCL के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के मानकों के विपरीत तेज और खतरनाक ब्लास्टिंग की जा रही है। इससे लोग आशंकित रहते हैं कि बाल बच्चे, स्कूल की बिल्डिंगें हैं, यहाँ बाल बच्चों को परिवार सहित लोग रह रहा है, और इतनी हैवी ब्लास्टिंग करने से ये लगता है कब मकान किसका धराशायी हो जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसी आशंका के साए में लोग जी रहे हैं। साए में जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीते दिनों जो बैठक हुई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें आप मौजूद थे और आश्वासन अंचल प्रबंधन द्वारा दिया गया था, जिस बच्ची को चोट लगी उसका इलाज कराया जाएगा और इस प्रकार की बातें थी कि उसका मकान बनवाया जाएगा। क्या ऐसी बातें हुई थी? हाँ बिल्कुल हुई थी, और उन्होंने ये कहा भी कि हम करा भी रहे हैं। और CMD साहब के चैम्बर में भी ये बात हुई तो उन्होंने फ़ोन भी लगाया, डॉक्टर्स को लगाया, अपने नीचे अधिकारियों को लगाया, और उन्होंने बताया कि हम पूरा इलाज करा रहे हैं। इलाज करा रहे हैं। मगर अमित तिवारी जी द्वारा जो अभी जनसभा आयोजित की गई थी, उसमें पीड़ित जो उनके पिता हैं खुद आके बताए कि अंचल की तरफ से कहीं भी कोई भी मुआवजा ना ही राहत दिया गया। देखिए मनीष जी, बिल्कुल सही हो सकता है।
हम केवल ये कह रहे कि हमारे सामने सीएमडी साहब ने अपने कंसर्न ऑफिसर को फोन करके पता किया तो उन्होंने का इलाज करा रहे हैं, लेकिन चूंकि तिवारी जी हमारे बीच के हैं, हमारे परिवार के लोग जैसे हैं, और ये हमको सौभाग्य नहीं मिला या समय नहीं मिल पाया कि हम उस परिवार से मिल पाए, लेकिन अगर तिवारी जी मिले तो जो बोल रहे हैं वो तिवारी सही बोल रहे होंगे। उसमें ये शंका नहीं की जा सकती कि तिवारी जी ने कोई ये या मंच में उन लोगों ने गलत कहा है। अगर सुविधा मिली होती तो वो जरूर बताए होते कि हमको सुविधा मिली, हमारा मकान बना दिया गया। इस बारे में थोड़ा समय अनभिज्ञ हूँ, इसलिए ज़्यादा आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मुद्दा हम लोगों ने नहीं उठाया था, वो पीड़िता जो थी उसके पिता आए थे। हाँ, पिता आए थे मंच से, और मंच से उन्होंने ये बात बताई थी कि हमें कोई सुविधा नहीं मिली, अब तक कोई सहायता एनसीएल की तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुई। तो ये हमारी भाषा नहीं थी। नहीं, आपकी भाषा नहीं थी, मगर मंच से वो आकर के इस बात को कबूले कि उनको कोई भी प्रकार की राहत एनसीएल द्वारा नहीं दी गई है। उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को एनसीएल की तरफ से जरूरी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। यही जानना चाहते थे। अब इस परिस्थिति में कहा यह जा रहा है कि अगले माह से ही नोटिस बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीष जी, एनसीएल मैनेजमेंट से बात करने पर पता चला कि मैनेजमेंट जो तैयारी कर रहा है वो 1 जून से 15 जून के बीच में नोटिस कभी भी देना शुरू करेगा उन लोगों को जिनकी नापी 28 फरवरी 2025 तक हो चुकी है। फर्स्ट फेज में उन लोगों को कट ऑफ डेट वही 28 फरवरी 2025 मानते हुए वो नोटिस बांटने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमारे मंच की, सिंगरौली विस्थापन मंच की प्रमुखता से ये मांग है कि 31 मई 31 मई 2025 के दिन तक जिन लोगों का सर्वे हो गया है, क्योंकि उनको भी नोटिस दिया जाए, उनको भी फर्स्ट फेज में मुआवजा वितरण का कार्य शुरू किया। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि 28 फरवरी तक की जो जानकारी है वो आपको है कि नोटिस बांटा जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा कि अभी भी वो अखबार में इस प्रकार के विज्ञापन दे करके दर्शा रहे हैं कि जो लोग नापी नहीं कराए हैं नापी करा लें, नहीं तो उनका सेकेंड पेज भी जाएगा। अगर सेकेंड पेज में दर्शा के अगर वो फरवरी तक की दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये कोई बात हुई? वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रहा है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमें विभक्त कर रहे हैं और उसके बाद अपनी मनमानी चलाने के मूड में। देखिए, एनसीएल की कथनी और करनी में बहुत तरह का अंतर है। जिस प्रकार देखा गया कि कलेक्ट्रेट में वो उन्होंने कबूला कि नहीं, चलो ठीक है हम पीड़िता को इलाज करवाएंगे और उनका वो करेंगे, पर वो नहीं करवाए जैसा कि पीड़िता के पिता का कहना है। उसके बाद ये जो फरवरी वाले बता रहे हैं कि फरवरी तक की जो नोटिस पटी है उनको वो देंगे, उसके अलावा बाद वालों को सेकंड फेज में डालेंगे। और इनका कहना है कि सीएमडी साहब ने बात करके पता किया तो पता चला कि उनका इलाज हो रहा है। तमाम तरह की भ्रांतियां हैं बातों में। मैं बताना चाहूँगा ये ब्लास्टिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर के एक यहाँ स्थानीय जो सज्जन हैं वो हाई कोर्ट के शरण में भी गए, परंतु कानून व्यवस्था की वजह से डेट लेकर के वो चीज़ें आगे बढ़ गई और अभी तक इस पर कोई निराकरण नहीं हो पाया है। देखना ये है कि कब तक मोरवा के लोग भय में जीते रहेंगे।